चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टेबल केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई है। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कितनी लेंथी है, कितनी ब्रॉड है, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बेसिक से और अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या इसका बेसिक मीन है, ये सभी देखेंगे, है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये एक इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक होती है। क्या होती है? क्या होती है? यह एक इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक होती है। इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक का मतलब, इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पूरा लेबोरेटरी का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उपकरण की रिक्वायरमेंट होती है। एनालिटिकल का मतलब इसमें एनालिसिस होगा। किसका? एनालिटिकल का मतलब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से उसकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपन मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन कैसे होगा? ये तभी होगा जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका इंटरेक्शन होता है किसके साथ? मैटर के साथ। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी कि जो मैटर है उसका इंटरेक्शन किससे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई मॉलिक्यूल कौन सा है। उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर अपन बता सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका मैटर के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, तभी उसको अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। अगर कोई ऐसी फिनोमिना हमें देखने को मिले जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन ही ना हो तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होगी। तो फिर उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू वगैरह में पूछे गए हैं। ओएनजीसी का जो इंटरव्यू लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें रेडिएशन ही यूज नहीं होती, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज ही नहीं होगी तो उसका इंटरेक्शन कैसे होगा मैटर के साथ? इसलिए ये जो फिनोमिना है उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रोमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है, मास क्या होती है? स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन का यूज ही नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है मतलब इंटरेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसके साथ? मैटर के साथ। और आपको पता है मैटर क्या है?
अगर कहीं पर अपन मैटर की स्टडी करेंगे, वो एक फिक्स रीजन होता है। अगर मैटर की स्टडी करेंगे तो उसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलेंगे। अकेले मैटर की स्टडी करेंगे उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में अपन जो यूवी रीजन है उसके अंदर क्या करते हैं, फोटोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, फोटोकेमिस्ट्री की। और मैटर हैव ड्यूअल नेचर, आपको पता है मैटर की ड्यूअल नेचर होती है और रेडिएशन की भी ड्यूअल नेचर होती है। कौन सी, एक तो वेव नेचर होती है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके साथ, मैटर के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो क्या होती है। तो देखते हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपन लाइट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बनी होती है, लेकिन लाइट क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो एक तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, देखो आपको पता है वेव जो है अपनी ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ और इसके फिक्स परपेंडिकुलर, क्योंकि बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल में है लेकिन 3D में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए ये जो एक्सिस है ये बोर्ड के बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या है इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिकल कंपोनेंट जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, अगर वेव का ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मूव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिकल कंपोनेंट जो है वो इसके फिक्स परपेंडिकुलर पर मूव करेगा। ऐसे, ऐसे। अगर जो है अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिकल कंपोनेंट जो है इसके फिक्स परपेंडिकुलर पर मूव करता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पर क्या है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन
गैस। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जो इसकी डायरेक्शन और प्रोपेगेशन के क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, कोप्लेनर। तो इसकी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिकल कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कोप्लेनर। ठीक है ना, कोप्लेनर विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसी की अपन चर्चा करते हैं। अब देखो इसके जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे के क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो पैरामीटर्स जो है आपको पता है कि वेव जो है अपनी ऐसे मूव कर ऐसे, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इसके एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है, अब देखो एक तो वेव जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइन की ओर मूव कर रही है और नीचे जो है नेगेटिव साइन की ओर मूव कर रही है ना। तो पॉजिटिव साइन में ये जो इसकी मैक्सिमम जो हाइट है इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। और इसकी जो मिनिमम जो हाइट है इसको बोलते हैं अपन मिनिमा। इनके दूसरे नाम अगर देखें तो इसको एक को तो बोलते हैं क्रस्ट और दूसरे को बोलते हैं ट्रफ, संग और ग्रत। यानी कि अब एम्पलीट्यूड की बात करें, इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ से इसकी हाईएस्ट जो इंटेंसिटी है यहाँ तक की, ये जो इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी है इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या आयाम जिसको बोलते हैं, यूनिट लेस जो ये क्या होता है, पैरामीटर होता है। दूसरी अगर अपन बात करें वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ डिनोटेड बाई लैम्डा। यानी कि टू एडजेसेंट, यहाँ पर क्या है क्रस्ट और ये दूसरा क्या है क्रस्ट, यानी कि दो मैक्सिमा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज क्या, वेवलेंथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे इसके पैरामीटर्स होते हैं। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब इसका स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। उससे हमें पता चल जाता है कि भाई कौन से रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। बेसिकली वो अपन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अपन कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिवाइड्स हैं, ये देखते हैं अपन। तो देखो हाईएस्ट एनर्जी की सनलाइट जो आती है वो अपनी होती है कॉस्मिक रे, उसकी एनर्जी हाई होती है और वेवलेंथ सबसे लो होती है। कौन सी होती है, कॉस्मिक रे। उसके बाद में कौन सी आती है, गामा रे। तो कॉस्मिक रे को मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गामा रे। उसके बाद में आती है एक्स रे। एक्सरे के बाद में आती है यूवी। उसके बाद में आती है विजिबल। इसके बाद में क्या आती है, आईआर। फिर आती है माइक्रोवेव और फिर आती है रेडियो वेव। अब इनकी एनर्जी का अगर अपन क्रम देखें तो गामा रे जो है इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है, जबकि इसकी वेवलेंथ
सबसे लो होती है। अगर अपन राइट से लेफ्ट जाएंगे ऐसे तो एनर्जी क्या होगी भाई, डिक्रीज होती हुई जाएगी और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होती हुई जाएगी। तो रेडियो वेव जो रीजन है इसकी एनर्जी सबसे लो होती है, जबकि इसकी वेवलेंथ जो है सबसे हाई होती है। अब देखो यहाँ पर गामा रे जो है इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन इन न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि अगर हमारे पास किसी मॉलिक्यूल का अगर न्यूक्लियस है और वो ओव्यूल शेप में है, कौन सी शेप में है, ओव्यूल शेप में है, अगर इसको अपन गामा रे देंगे, गामा रे जब इस पर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ये जो अपना न्यूक्लियई है वो स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। और इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है इस रीजन में उसको बोलते हैं मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका नाम है मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि गामा रे के अंदर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन स्टडी करते हैं, मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब दूसरा देखो एक्सरे है और यूवी है। देखो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन बिल्कुल मिड पॉइंट मानते हैं किसका, विजिबल का। विजिबल को बिल्कुल मिड पॉइंट पे मानते हैं, जिस पर क्या आता है भाई, विबग्योर आता है, VIBGYOR, विबग्योर आता है। अब देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वोयलेट के बाद में आएगी अल्ट्रा वोयलेट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है रेड रीजन के बाद में आएगी इंफ्रा रेड। अब देखो इधर एक्सरे जो है और यूवी, इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब एक्सरे के अंदर तो होता है कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और यूवी रीजन के अंदर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। यहाँ पर तो क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और यहाँ पर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये कैसे, कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इनर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे देखो इधर ये दो न्यूक्लियई है मेरे पास में, एस, ठीक है। अब कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की स्टडी किस में करते हैं, एक्सरे में। इसके अंदर क्या होता है कि इनर जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांजिशन होता है एस, इसको तो क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इससे क्या होता है, हमारे पास कोई भी क्रिस्टल जो है उसकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्या है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से किया जा सकता है, जो एक्सरे रीजन में आती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब इसकी आउटर वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होता है भाई, ट्रांजिशन होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और ये जो ट्रांजिशन है कौन से रीजन में होता है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन में होता है। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब आती है बीच में विजिबल, जिसको हमने मिड पॉइंट माना है। अब यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये दो पार्ट में बटी होती है, दो भागों में बटी होती है। विजिबल के पास में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको बोलते हैं नियर यूवी, नियर यूवी। और विजिबल से जो दूर होती है उसको बोलते हैं फार यूवी। क्या बोलते हैं, फार यूवी।
अब देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये भी 3 भागों में बटी होती है। विजिबल से जो दूर है उसको बोलते हैं फार IR, और विजिबल के जो पास में है उसको बोलते हैं नियर IR, और दोनों के बीच में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको बोलते हैं मिड IR। जो मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसको अपन डिटेल से देखेंगे जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए IR रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। कैसे, अब ये जो वाइब्रेशन है वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो या फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो। अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब जैसे CO2 का लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें अगर अपन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो जो सेंट्रल एटम से दोनों सराउंडेड एटम लगे हुए हैं उनमें सेम डिस्टेंस पर स्ट्रेचिंग करवाएंगे, है ना। ऐसे मैंने स्ट्रेच करवाया है, ये लो, यानी कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर ड्यूरिंग द वाइब्रेशन के दौरान इनका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0 होता है। आफ्टर द स्ट्रेचिंग इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, 0 होता है। एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब कि एक को तो मैंने करवा दिया स्ट्रेच और दूसरे को मैंने करवा दिया क्या, कंप्रेस। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग को बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरी आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन, इसका दूसरा नाम होता है क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। और वो कब होगा, जब इलेक्ट्रो एटम जो है उनके बीच में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तभी तो होगा ना। ये देखो ऐसे मॉलिक्यूल जो है रोटेट करेगा। इस रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। कौन से में, माइक्रोवेव रीजन में। अब जो लास्ट बचा है हमारे पास वो क्या है, रेडियो वेव। रेडियो वेव की मैंने आपको बता दी है कि इसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट, जबकि इसकी वेवलेंथ जो है सबसे हाईएस्ट होती है। अब देखो वेवलेंथ हाईएस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि रेडियो वेव रीजन में जो है अपन NMR NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, जो एक एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब रेडियो वेव रीजन जो है इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसके स्पिन में चेंज हो जाता है, चेंज इन न्यूक्लियर स्पिन। वो कैसे, जैसे कि अगर मेरे पास में ये कोई प्रोटॉन है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जब इसको अपन रेडियो वेव देंगे तो क्या होगा, इस प्रोटॉन की जो स्पिन की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो इस बार क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज, है ना। तो स्पिन चेंज हो जाता है। और इस रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है उसको अपन बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। माइक्रोवेव के अंदर और रेडियोवेव रीजन, इन दोनों के बीच में एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन और आता है जिसको अपन बोलते हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, चेंज इन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन चेंज होता है तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं क्या, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो कैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है अपने पास में ऐसे ऐसे, अगर वो मूव कर रहा है कैसे, +½ है ना, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसका स्पिन चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, कैसे,
माइनस हाफ में, एक तो प्लस हाफ होता है और दूसरा माइनस हाफ होता है। तो ये जो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा जो चार्ट आपके सामने है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई कौन से रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। अब बारी बारी जो है अपन एक एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल डीपली से डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और कैसे उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे एक एक बारे में। तो देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े, या तो यूवी पढ़ लेंगे, आईआर पढ़ लेंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जो भी है नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।